स्टूडेंट्स सी चलो देखते हैं। एकदम बेसिक चीज समझो जो कि आपके लिए एकदम नया है ये चैप्टर। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर मैंने एक इस तरह से मैंने एक स्लैब लिया। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड। तो ये एक पूरा कंटिन्यूस स्लैब है। मान के चलो इस साइड का टेम्परेचर T1 है, इस साइड का टेम्परेचर T2 है, और ये जो लेंथ है मान के चलो L है, और ये जो एरिया है A है। गेटिंग माई पॉइंट ना ऑल? ठीक है, Yes, sir. एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है? हीट फ्लो करता है। हीट फ्लो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना हीट फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, राइट? रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब at what a particular interval of time how much heat is flowing, that is Q by T हमने लिख दिए। कहीं कहीं पे dQ by dt लिखा है, स्मॉल चेंज ऑफ हीट रेट डिवाइडेड बाय dt। पर डायरेक्टली मैं आ रहा हूं कॉन्सेप्ट पे। Q by T कितनी रेट से हीट ट्रांसफर होगा स्टूडेंट? किसके ऊपर डिपेंड करता है मुझे बताओ? इट डिपेंड्स ऑन व्हिच फैक्टर्स। जैसे कि इसका एरिया ए है, तो जितना ज्यादा एरिया होगा, छोटा सा एरिया है 30 डिग्री में है, बड़ा सा एरिया है 30 डिग्री में है, तो यहाँ पर बड़ा सा एरिया मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है, तो ज्यादा हीट वहां पर है, तो ज्यादा टाइम के लिए भी फ्लो रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इसलिए इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और ये 30 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। लेट दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 20 डिग्री, राइट? लेट ये 40 डिग्री एंड दिस इज 10 डिग्री। तो जितना टेम्परेचर गैप ज्यादा है उतनी हाई रेट से हीट फ्लो करेगा। तो दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? दोनों में कितना डिफरेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स देखो, जितना लेंथ में यहाँ पर पास में हूँ, जितनी रेट से हीट फ्लो करेगा, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ने से फ्लो रेट कम हो जाएगा ना, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। इस पे कोई दिक्कत नहीं है। Q बाई T प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू T1 माइनस T2 बाई L। तो देखो यहाँ पर मैंने एक कॉपर लिया, आयरन लिया, अलग अलग मटेरियल लिया, तो जरूरी नहीं है कि सब में ये फिट हो जाए। हाँ, हमने देखे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के साथ डायरेक्टली, टेम्परेचर डिफरेंस के साथ डायरेक्टली, लेंथ के साथ भी डायरेक्टली। बट जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक सर प्रोपोर्शनलिटी, ये जो एरिया ये किसका एरिया है? तो लेट्स सी दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो see here that proportionality constant we can write Q by T, right? Q by T is equal to, see here, K मल्टीप्लाई करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, राइट? ये जो K हमने मल्टीप्लाई किया दैट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। चलो पहले उसकी यूनिट के बारे में देखते हैं। अगर डिफाइन करना चाहे, अगर मैं अगर अभी Q को डिफाइन करना चाहता हूं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो कैसे डिफाइन करूं? कोई भी डेफिनेशन लेने से के लिए क्या होता है, देखो T को मैंने 1 सेकेंड ले लिया, राइट? एरिया को मैंने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, करेक्ट? टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 को मैंने 1 केल्विन ले लिया, और लेंथ को मैंने 1 मीटर ले लिया। मतलब मैंने एक स्लैब लिया जिसपे एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ ऑफ द स्लैब इज 1 मीटर। जो टेम्परेचर डिफरेंस, अगर ये 31 पे है तो ये 32 केल्विन पे है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, 1 डिग्री केल्विन इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो सारे में अगर 1 डाल दूंगा तो Q इज इक्वल टू K हो जाएगा ना? Yes, sir. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसी तरह हम डिफाइन कर सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी को, कि एक स्लैब है जिसमें यूनिट एरिया है, टेम्परेचर डिफरेंशियल इज यूनिट, लेंथ इज यूनिट, तो उस पे जो हीट ट्रांसफर करेगा एक सेकंड पे दैट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। मैंने बताया कि आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी बताओ, तो आपने क्या किए? कि आपने ये जो है, ये जो आपने एंटर किए, देखो, तो आपने एक स्लैब ले लिए। स्टूडेंट्स 1 मिनट, एक्सक्यूज मी सर। थर्मल कंडक्टिविटी बता दो। तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे इसको थर्मल कंडक्टिविटी? ना सर, एक काम कीजिए, आप एक आयरन स्लैब ले लीजिए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस साइड का 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ ले लीजिए 1 मीटर, टेम्परेचर डिफरेंस को 1 केल्विन मेंटेन कीजिए, उसी टाइम पे 1 सेकंड पे जितना हीट फ्लो करेगा दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। दैट इज क्लियर टू ऑल? ये थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन हुआ। फिर मैं ये बताना एक्सक्यूज मी चाहता हूँ सर। कि बेटा इसका यूनिट क्या होगा। देखो थर्मल सर कंडक्टिविटी को यहाँ पर रखते हैं, K को, बाकी सबको एक साइड पे ले जाते हैं। चलो देखो, यहाँ K को रखा मैंने एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे देखो Q बाई T था वो रह गया, इंटू ये L ऊपर चला जाएगा, हाँ चला गया, और नीचे A जो है A इंटू T1 माइनस T2 आ जाएगा, राइट? है ना? समझ पे आ रहा है? चलो देखो, Yes. Q का यूनिट क्या है बेटा? CGS में लिखते हैं कैलोरी। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। लेंथ का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर लिखते हैं CGS पे।
और यहाँ पर एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, राइट। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट कितना हो गया देखो यहाँ पर, तो सर कैलोरी सेकंड इनवर्ट्स सेंटीमीटर इनवर्ट्स, राइट, और यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्ट्स भी। समझ पे आ गया ये। अगर इसको मैं ये सीजीएस पे, अगर मैं इसको एसआई पे लिखूं तो क्या लिखूंगा, कैलोरी के बदले में किलो कैलोरी या जूल लिख सकता हूं, और यहाँ पर सेकंड इनवर्ट्स, मीटर इनवर्ट्स, केल्विन इनवर्ट्स। समझ पे आ रहा है? देखो स्टूडेंट्स, कैलोरी जो है किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। तो एनर्जी बाय सेकंड मतलब वर्क बाय टाइम। डू यू रिमेंबर पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो ये हो गया कैलोरी, ये हो गया सेकंड। कैलोरी बाय सेकंड को क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं। और वो किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहीं पे अगर जूल पर सेकंड दिया रहता है तो वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे ना, 1 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 10⁻³ कैलोरी। अगर कहीं पे जूल पे कन्वर्ट करने की जरूरत है तो दैट इज 4.2 जूल, राइट। तो मैं और एक बार बताना चाहता हूं कैलोरी सेकंड इनवर्स जो है उसको हम वाट लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट वाट इनटू मीटर इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। ये भी यूनिट हो जाएगा किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का। इज दैट क्लियर टू ऑल? यहां तक जो भी मैंने बताया समझ पे आया थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, यूनिट्स द डेफिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, सी नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट ईयर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो, जस्ट उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। दिस इज द रेजिस्टेंस, राइट, आर आई। लेट इस साइड का पोटेंशियल V1 है, इस साइड का पोटेंशियल V2 है, राइट। तो डेफिनेटली V1 इज ग्रेटर देन V2, तभी तो जाके हीट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एंड I इज इक्वल टू हाउ मच, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq by dt। दिस इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट है ये, एंड दिस इज व्हाट चार्ज, दिस इज व्हाट स्टूडेंट टाइम। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है ठीक उसी तरह हम हीट करंट भी एक ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट कंपेयर कर रहे हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे, राइट। उसको कहते हैं हीट करंट। हीट करंट मतलब कितना हीट फ्लो कर रहा है, Q इज हीट, एक पर्टिकुलर टाइम पे। हीट करंट मतलब Q बाय T, Q बाय T। समझ पे आ रहा है? यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज बाय टाइम कर रहे थे, यहाँ पर हीट बाय टाइम कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। पहली बात समझ पे आया। और आपको ये फॉर्मूला भी बताया गया था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो R इज इक्वल टू रो L बाय A, दैट वन आल्सो नोन टू यू। रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ, A इज एरिया, राइट। और ये है रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट R इज रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस है। एंड दिस रो इज रेजिस्टिविटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। And there was a symbol conductivity, there was a symbol conductivity, that is sigma is equal to 1 by rho. This is conductivity, reciprocal of resistivity. This is what conductivity, that is reciprocal of resistivity. मतलब क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, L by sigma A। yes, sigma मतलब 1 by rho, फिर rho ऊपर चला जाएगा। तो R की बदले में हम ये लिख सकते हैं ना, L by sigma A। कंडक्टिविटी मतलब हर वायर का कितना, वो कैसे कंडक्ट करता है, कैसे जाने देता है चार्ज को अपने थ्रू, राइट। सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये जो सिग्मा है ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। इसको बताने के क्या कारण है, थोड़ा उसको इसके साथ लेके रिलेट करते हैं, ठीक है। लेट्स रिलेट दिस थिंग विद दैट, ठीक है। अब देखो, अब तक आपको ये फॉर्मूला मिल गया, यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला, राइट। KAL ये सब फॉर्मूला आपको समझ पे आ गया, राइट। तो मैं थोड़ा हीट करंट के पास आता हूं, जस्ट सी हियर। ये फॉर्मूला को थोड़ा रिलेट करता हूं मैं हीट करंट के साथ। देखो थोड़ा, Q by T मतलब हीट करंट, Q by T इज हीट करंट, राइट। तो देखो इस फॉर्मूला में क्या लिखा गया है, KA T1 माइनस T2 by L लिखा गया है ना, KA T1 by T2 माइनस L लिखा गया है, राइट। देखो तो यहां पर स्टूडेंट A हमने ऊपर रख दिए, नो प्रॉब्लम। चलो T1 माइनस T2 को हमने ऊपर रख दिए, डिवाइडेड बाय L जो है नीचे पे KA ला सकते हैं ना। यस सर, हो सकता है। देखो देखिए रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस L बाय सिग्मा A, और यहाँ पर वही कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा लिए हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को K लिए हैं। सो दैट इज L बाय K। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यू ऑल्सो नो I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाय R। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द करंट फ्लो। तो यहां पर हीट फ्लो के लिए कौन रिस्पांसिबल है,
टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस। और यहाँ पर नीचे में क्या लिखे थे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लिखे थे, क्या लिखे थे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, अंडरस्टूड, इसको हमने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लिखे थे, समझ पे आ रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स तो मुझे बताओ थोड़ा, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे V1 माइनस V2, आर की बदले में क्या लिख सकते थे, L बाय सिग्मा ए लिख सकते थे ना, करेक्ट। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ये जो L बाय के ए है, दिस इज व्हाट, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट, थर्मल रेजिस्टेंस। तो समझ पे आया कि जैसे वहां पर कंडक्टिविटी रहता था, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी है, वहां पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रहता था, यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस है, जो कि थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, L बाय के इंटू ए, क्योंकि ये के ऊपर जाने से तो वही होगा ना। सो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज हीट करेंट। थोड़ा समझ पे आया हीट करंट के बारे में, ठीक, यस सर। यू अंडरस्टूड, यस सर, नो। सो दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस L बाय के। ऑल क्लियर अप टू दिस, जस्ट से मी। इसका एक एग्जांपल बताता हूं थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, एक ग्लास विंडो है, क्या है, देयर इज ए ग्लास विंडो, राइट, जिसका एरिया कितना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, राइट, और उसका थिकनेस जो है, थिकनेस मतलब लेंथ, राइट, थिकनेस मतलब लेंथ, दैट इज 0.4 मीटर दिया हुआ है, राइट, 0.4 सेंटीमीटर ले लो, बहुत पतला सा विंडो है, एरिया दे दिया, थिकनेस दे दिया, राइट, और आउटसाइड में मतलब इस तरह की ग्लास है, राइट, बाहर में टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, अंदर की टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, समझ पे आ रहा है ना। ग्लास विंडो है, ये ग्लास विंडो ले लो, इसका कुछ एरिया है, पूरा एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, और बाहर की टेम्परेचर, सराउंडिंग के टेम्परेचर जो है घर की बाहर की -5 डिग्री है, घर के अंदर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये दिया हुआ है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास इज गिवन, के इज गिवन 2.2 10 to the -3, 2.2 into 10 to the -3, right, calorie और second inverse, सेंटीमीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स, राइट, है ना, ये दिया हुआ है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, समझ पे आ रहा है ना। तो आपको ये पूछा है कि फाइंड द हीट फ्लो रेट, राइट, कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, राइट, उसने यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, आप देख सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ, कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है ना, जस्ट सी कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, कैसे निकालेंगे इसको, डायरेक्टली हम डालेंगे रेट ऑफ लॉस मतलब Q बाई T, ठीक है, रेट ऑफ लॉस मतलब K इज इक्वल टू मतलब H फ्लो रेट दैट इज करंट, Q बाई T निकाल सकते हैं डायरेक्टली, फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पर हमने बनाया फॉर्मूला, तो सर K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L, राइट, क्या कितना दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 टू द -3, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, फाइनल माइनस इनिशियल 35, ये -5 है तो 35 माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा 42, राइट, डिवाइडेड बाय एल कितना दिया हुआ है 0.4, तो पूरा इसको सॉल्व करेंगे हम, तो वहीं से हमको मिल जाएगा कि कितना कैलोरी पर सेकंड पे जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 231 कैलोरी पर सेकंड, 231 कैलोरी पर सेकंड, अंडरस्टूड स्टूडेंट, जस्ट नोट इट। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे किरचॉफ्स लॉ था ना एक, मतलब 10th पे तो किरचॉफ्स लॉ नहीं था, फिर भी मतलब अगर यहाँ से मान के चलो, यहाँ से हमने दे दिए कि यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर करंट, राइट, तो यहाँ से जा रहा है 1 एम्पियर करंट, तो डेफिनेटली इस तरफ में भी 1 एम्पियर करंट जाएगा ना, टोटल करंट इज 0। तो हीट करंट की फ्लो में अगर देखेंगे डेफिनेटली आपको लगता है ना कि ये 0 पे है, ये 90 पे है, ये 90 पे है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मिक्सचर का टेम्परेचर 90 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इस तरफ से हीट आएगा, इस तरफ से हीट आएगा, तो दोनों मिलकर किस तरफ जाएंगे, ऑलवेज हायर टू लोअर जाएंगे, समझ पे आ गया ना डायरेक्शन का सिंबल, मतलब C टू B जो हीट करंट आएगा, देखो C टू B जो हीट करंट आएगा, है ना, फिर D टू B जो हीट करंट आएगा वो किसके तरफ जाएगा, B टू A जाएगा, राइट, सो दैट मीन्स हम यहाँ पर फ्लो रेट, हीट फ्लो रेट दैट इज हीट करंट भी कह सकते हैं, हीट करंट CB प्लस हीट करंट DB
heat current dB will be equal to what? Heat current BC will be equal to heat current B to A, सॉरी B to A। समझ में आ गया सबको ये वाला पॉइंट? तो हीट करंट मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो अगर मैंने बता दिया कि मटेरियल सेम है, K सेम है, A सेम है, L सेम है, तो इसी कुछ मैटर नहीं करता है, राइट? तो हीट करंट Q बाई T अगर निकालेंगे तो बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा जो है हीट करंट। तो सिंपल क्या है? रेजिस्टेंस। करंट मतलब V बाई R मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। तो मान के चलो इस पॉइंट का टेम्परेचर T है, तो आपको क्या लगता है अगर मैं CB की बात करूं तो ये 90 माइनस टी होगा ना? दैट मींस आई कैन राइट 90 माइनस टी डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस जो कि सेम है सबके साथ, R प्लस यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है सर? वही 90 माइनस टी डिवाइडेड बाय आर, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? बेटा ये टी है, ये जीरो है, तो जीरो माइनस टी नहीं होगा, टी से जीरो जा रहा है तो टी माइनस जीरो हो जाएगा, राइट? माइनस जीरो डिग्री डिवाइडेड बाय आर। तो आर आर सब में कैंसिल हो गया। तो देखो 90 माइनस टी प्लस 90 माइनस टी इज इक्वल टू टी माइनस टी माइनस 2t, तो 3t इज इक्वल टू 180, तो t इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री। तो व्हाट इज द जंक्शन टेम्परेचर? इस कॉन्सेप्ट हमने पता लगा लिया कि जंक्शन टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अंडरस्टूड ऑल? थर्मल कंडक्टिविटी की और एक पार्ट है जो कि क्वेश्चंस आता है कि जो मैंने यहाँ पर दो रोड्स को कनेक्ट किया, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, राइट? इस साइड का टेम्परेचर T1 है, इस साइड का टेम्परेचर T2 है। अंडरस्टूड? तो अभी हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने जा रहे हैं। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूं, अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालूं, राइट, लेट फॉर दो वायर ऐसे सीरीज पे लगा है R1, ठीक है, R2 ऐसे लगा है, इसको दिमाग पे रखते हुए चलो, ये R1 है, ये R2 है, राइट? दिस इज R1 एंड दिस इज R2, देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। इसका लेंथ भी L1 ले लो, एरिया सेम है, इसका लेंथ L2 ले लो, एरिया सेम है, राइट? और इसका जो कनेक्टिविटी है ρ1 ले लो, इसका ρ2 ले लो, जो भी है। तो R इज इक्वल टू, देखो इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाए स्टूडेंट? क्या है फॉर्मूला R का? R1 K है ना, लेकिन L बाय क्या है? L1 बाय K1A है ही है ना, और इसका क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू L2 बाय K2 इंटू A, राइट? तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 प्लस R2 कर देंगे तो क्या करेंगे? दैट इज L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A, दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट। तो जब इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इक्विवेलेंट मतलब क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ L1 प्लस L2, ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ कितना? L1 प्लस L2 है, समझ पे आ रहा है कि नहीं? और दूसरा फिर यहाँ पर क्या करेंगे? एरिया तो सेम है ना, तो थर्मल कंडक्टिविटी मान के चलो ये K इक्विवेलेंट है, K इक्विवेलेंट इनटू एरिया सेम है, तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम अभी, ठीक है, क्योंकि हमें मुझे K इक्विवेलेंट निकालना है। आई वांट टू फाइंड K इक्विवेलेंट। तो देखो यहाँ पर एरिया कैंसिल कर दिया, तो देखो थोड़ा मैं अगर इसको इस तरह से देखूं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2, है ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं? तो थोड़ा इसको अगर देखेंगे एलसीएम करके तो यहाँ पर कितना हो गया? देखो K1 K2, राइट? ऊपर में क्या हो गया? K2 L1 प्लस K1 L2, राइट, है कि नहीं? तो हमें यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। एक्चुअली क्या है, फॉर्मूला नहीं आता है, आप इसी को ही लग के, आपको अगर L1 पता है, L2 पता है, L1 पता है, L2 पता है, K1 K2 पता है, तो आप यहीं से थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हो क्वेश्चन में। K इक्विवेलेंट सीरीज पे क्या हो जाएगा अगर ये इस तरफ जाएगा, राइट? L1 प्लस L2 ऊपर रहा, नीचे में क्या आ जाएगा? जस्ट नीचे में क्या आ जाएगा यहाँ पर? L1 तो by नीचे ले K1 आओ, L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। समझ पे आया ना कि सीरीज पे कैसे थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि एग्जाम में तो हम इतना सारा स्टेप्स नहीं करेंगे ना, दिमाग पे इसको रखना है आपको। K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 कर दो बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2, तो आपको इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी मिल जाएगा, राइट? स्टूडेंट्स देखते हैं, दो रड पैरेलल लगाते हैं, राइट? इस तरह ले जाते हैं, यहाँ पर एक रड है, जस्ट सी, ये वाला एक रड है, राइट? नीचे पे और भी एक रड लगा हुआ है। यहाँ पर एक चीज सेम क्या हो गया? L1 हो गया, इसका एरिया A1 ले लो, इसका एरिया A2 ले लो, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। समझ पे आ रहा है ना? पैरेलल पे क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता था? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, राइट? चलो वहीं से हम डिराइव करते हैं। तो देखो 1 बाय R1, 1 बाय हमने कर दिए R1, इसका कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस? R इज इक्वल टू क्या है? क्या लिखा है हमने यहाँ पर? R इज इक्वल टू L1 बाय K1A
बट यहाँ पर तो एल है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं आर के बदले में 1/L/K1 A1 लिख दिए, प्लस 1 यहाँ पर क्या लिखेंगे L/K2 A2। दैट इज क्लियर टू ऑल। देखो थोड़ा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल हमने लिख दिए, लिखे कि नहीं? तो ये ऊपर जाके देखो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर K1 A1/L प्लस ऊपर जाके K2 A2/L, राइट। और यहाँ पर R इक्विवेलेंट हमने लिए हैं, जस्ट सी हियर R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट मतलब क्या करेंगे, R मतलब क्या है L बाय, मतलब L तो सेम है, रख दिया हमने, डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इनटू टोटल एरिया ले लेंगे। स्टूडेंट्स टोटल एरिया में देखो थोड़ा क्या हो जाएगा, वहां पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है, तो टोटल एरिया में क्या कर देंगे A1 प्लस A2 कर देंगे ना, A1 K plus A2 इक्विवेलेंट A1 प्लस A2, गॉट दैट। तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा ना, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होल डिवाइडेड बाय, राइट, ये चला गया L इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय L, राइट ना। L कैंसिल हो गया, देखो थोड़ा। तो अगर हमें अभी K इक्विवेलेंट निकालना है, अगर हमें K इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा। तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया पैरेलल पे, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। इज दैट विजिबल? नीचे वाला पार्ट हाँ विजिबल हो रहा है। सो आप यहां से देख सकते हो, दिस इज द पैरेलल कनेक्शन फार्मूला, राइट। जस्ट सी बोथ, ठीक है। प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम विदाउट हीटिंग द मीडियम, जैसे कि हमने बताया थे सन से रे आ रहा है अर्थ तक, तो वो अर्थ की जो मीडियम है पहले गर्म होता है, फिर मीडियम जो उसको लगा हुआ है एयर वो बाद में गर्म होता है। ऐसा नहीं कि जो एयर के थ्रू आ रहा है, जो मीडियम के थ्रू आ रहा है वो पहले उसको हीट करके, ऐसा नहीं होता है। तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडिएशन का न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसके बाद में हम देखेंगे स्टीफेंस लॉ और वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में, फिर इसको रीमॉडिफाई करेंगे, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। देखो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतने फास्ट रेट से हीट ट्रांसफर होगा, राइट। तो इसको थोड़ा हम देखते हैं कि उसकी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो मान के चलो एक पर्टिकुलर टाइम में dt/dt, मतलब ये है टेम्परेचर, बेटा क्या है ये, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज व्हाट, टाइम, ठीक है ना। तो किस रेट से, मतलब कूलिंग मतलब किस रेट से टेम्परेचर घट रहा है, राइट। एट व्हाट रेट द टेम्परेचर, तो टी तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्यू लिखेंगे, राइट। dQ/dt किस रेट से घट रहा है, द रेट ऑफ कूलिंग, किस रेट से ये कूल हो रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, स्टूडेंट नेगेटिव लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये घटता है। मान के चलो टेम्परेचर इसका है T और सराउंडिंग्स का है T नॉट, राइट। तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या लिखे, प्रोपोर्शनल टू T माइनस T नॉट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस dQ/dt वक्त के साथ इज इक्वल टू स्मॉल के T माइनस T नॉट, राइट। और स्टूडेंट एक आपने पढ़े स्पेसिफिक हीट में Q इज इक्वल टू, क्या पढ़े आपने, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, डू यू रिमेम्बर, T माइनस T नॉट, ये भी पढ़े ना आपने। yes Q sir इज इक्वल टू MC डेल्टा T, उसी तरह भी हीट ट्रांसफर करेगा, क्योंकि कितने मास है, कितना स्पेसिफिक हीट है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, वो भी लिख सकते हैं ना। डेल्टा Q इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर DQ भी लिख सकते हैं MS डेल्टा T, स्मॉल अमाउंट बहुत छोटा हमने लिए, राइट, ठीक है नहीं। और अगर हमने यहाँ पर dQ/dt निकाले उसी तरह, तो क्या लिख सकते हैं MC T माइनस T नॉट बाई dt। तो ये dQ/dt, ये dQ/dt, दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, मतलब ये जो हमें मिला इक्वेशन 1, ये जो मिला इक्वेशन 2, दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर वी कैन राइट हियर MC T minus T naught by dt will be equal to how much, K into T minus T naught by dt, just see here, देखिए नहीं, समझ में आ रहा ना स्टूडेंट्स। तो ये जो T है, ये जो T है एक्चुअली दिस इज नॉट T माइनस T नॉट, इसको MC डेल्टा T dt ले लो, हम निकालेंगे कि किस रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पर आप डेल्टा T ले लो dt, dq is equal to MC dt, we don't know कि at what rate it is changing, but ये हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से ये बताया गया कि सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ है, और यहाँ पर हमने ये भी बताया गया, तो यहाँ पर आप dt लिख लो, at what rate it is changing, समझ पे आ गया। और यहाँ पर नेगेटिव साइन था, हमने नेगेटिव क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, जस्ट सी हियर। तो MC dt by delta t, राइट, MC dt by delta t is equal to K into T minus T naught by dt, dt dt कैंसिल कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स,
है कि नहीं? जस्ट सी हियर, यहाँ पर भी dt है, यहाँ पर भी हमने dt कर दिया, तो यहाँ पर भी dt कर दिए। अच्छा, dq by dt कर दिया हमने, तो यहाँ पर भी dt करना पड़ेगा। तो dq by dt हमने क्या लिखे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि हमने उस साइड पे ले लिया ना। तो यहाँ पर देखो dt by dt at what rate the temperature is changing, माइनस था, माइनस k by mc into क्या लिख सकते हैं, t माइनस टी नॉट, राइट। और ये जो k माइनस mc है, ये भी एक कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये k है, mass specific heat for a particular thing is constant. So directly you can write here dt by t is equal to k times of t minus t naught. ये चीज समझ पे आया कि नहीं? जस्ट सेम ना। अभी क्या करना है, क्योंकि टेम्परेचर को टेम्परेचर के पास लाना है, राइट। तो dt बाय t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी, राइट। चलो बोथ साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1 बाई टी माइनस टी नॉट, तो दैट विल बी लॉग टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, क्योंकि माइनस के बाहर आ गया, डी टी का टी है, अंडरस्टूड। टी 1 बाई टी माइनस टी नॉट का लॉग टी माइनस टी नॉट है, अंडरस्टूड। बेस ई माइनस के टी, तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, प्लस सी ले लेते हैं। अगर हमें लॉग हटाना है तो क्या करना है, टी माइनस टी नॉट, ये लॉग बेस ई है, राइट, तो ई टू दी पावर हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस के टी प्लस सी, राइट। तो t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी ले सकते हैं, इंटू ई टू द पावर सी लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ऐड हो जाता है ना। कैन यू राइट लाइक दिस और नॉट, ई टू द पावर सी भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस के टी भी लिख सकते हैं। और ये जो e टू दी पावर c है, दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट, क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल टू दी पावर कुछ भी एक c आता है कांस्टेंट, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर t निकालेंगे, वी वांट टू फाइंड t, तो t इज इक्वल हाउ मच, t नॉट प्लस e टू दी पावर माइनस kt। देखो यहाँ पर t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस ई टू द माइनस के टी, और इसको एक कांस्टेंट भी ले जाता है, मतलब इस कांस्टेंट को c लिख देते हैं, ई टू द माइनस के टी। समझ पे आ रहा है, टाइम t, राइट। तो टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर लिखेंगे एक्सप्रेशन, तो टली सराउंडिंग टेम्परेचर प्लस सी कांस्टेंट इनटू ई टू द पावर माइनस के टी। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम टेम्परेचर डेल्टा टी को अगर हम एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ दिखेंगे, अगर मैं लॉग को देखूं, तो हमने यहाँ पर क्या दिखे कि यहाँ पर डेल्टा टी ले लिए, चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर टाइम ले, तो क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। अगर सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इट विल बी लाइक एक्सपोनेंशियल डीके, राइट। ये इस तरह की ग्राफ होगा जब हम टेम्परेचर को वक्त के साथ कैसे घट रहा है कूलिंग पे। बट कभी कभी क्या करता है ना, वो यहाँ पर जो ग्राफ बनाता है ना, वो इस तरह, इसको लॉग ई टी माइनस टी नॉट लेते हैं, इसको टे, तो देखो लॉग टी और टी कैसे हैं, इनवर्सली रिलेटेड, स्ट्रेट लाइन होगा। तो थोड़ा ध्यान देना कि ग्राफ में लॉग टी माइनस टी नॉट दिया हुआ है या डायरेक्टली डेल्टा टी दिया। अगर डेल्टा टी के साथ दिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल डी के होगा, और इसके साथ दिखेंगे तो इस तरह हो जाएगा, राइट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।